So this video is for the students जिन्होंने अपनी जनवरी 26 में एग्जाम्स दी थी और उनका स्कोर आया 100 से 135 रेंज के बिटवीन। अभी हो क्या रहा है ना कि बहुत सारे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स जो मेरे साथ कनेक्टेड है उनमें एक कॉमन ट्रेंड मैं नोटिस कर रही हूँ कि अगर आपका स्कोर आया है 100 टू 135 के बीच में, अगर आपने बोथ ग्रुप्स भी दिए और अगर आपका सिंगल ग्रुप में ये स्कोर है, तो लोग क्या करते हैं एक्चुअल में कि मैम हमने ना लास्ट टाइम जनवरी में ये बुक यूज करी थी बट हमारे फ्रेंड ने तो दूसरे फैकल्टी की बुक यूज करी थी, तो हमने वो बुक ऑर्डर कर दी, तो वो बुक आने वाली है और वो बुक से पढ़ के उसका क्लियर हो गया था, तो मैंने फिर वो वाली बुक ऑर्डर कर दी। मतलब एक बुक्स पे हमको ट्रस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बुक्स को ब्लेम कर रहे हैं, किसी फैकल्टी को ब्लेम कर रहे हैं, ऑफकोर्स नहीं। सबको मालूम है कि ब्लेम तो हमको खुद के ऊपर ही लेना है, पर कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट की कमी है ना अपनी वाली बुक पर जो आपने फॉलो करी, इसीलिए तो आप उसको चेंज कर रहे हो। साथ ही में फिर दूसरे टाइप के लोग कि मैम हमने लास्ट टाइम मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया था और वो चैप्टर एग्जाम में 5 to 7 मार्क का आ गया, तो हमको वो बुक जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए, वो अप्रोच चेंज कर लेनी चाहिए और सारा कवरेज जो है अपना बढ़ा देना चाहिए। ये दो बात है। इसके बाद में भी जनवरी में एग्जाम में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन एलडीआर के अलावा भी आ गए, तो वो बुक्स पर, वो फैकल्टीज पर भी थोड़ा सा कम ट्रस्ट हो जाना कि मैम इसमें से तो इतने सारे क्वेश्चन आए लेकिन एलडीआर में तो थे ही नहीं, तो फिर हमने इन फैकल्टीज पर ट्रस्ट करके गलत काम करा है, तो वो फैकल्टीज को चेंज करना। मतलब क्या बात हुई, रिसोर्सेज चेंज करे, फैकल्टीज चेंज करी, अप्रोच चेंज करी, लेकिन क्या इसकी जरूरत है एक्चुअल में? आप ये समझो, अगर आपके मार्क्स 100 टू 135 के रेंज में आए हैं, इसका मतलब क्या 150 नहीं ला सकते थे क्या वो सेम अप्रोच फॉलो करके? तो हमको एक्चुअल में काम क्या करना है, हमको अपने रिविजन्स बढ़ाना है। उसके बाद एक और चीज, मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कॉमन क्वेश्चन, कि क्या आपने एग्जाम से पहले एग्जाम का एक डेमो लिया था? क्या आपने 1.5 डे पहले जो पढ़ाई करनी होती है वो आपसे मैनेज नहीं होती है, राइट? तो आपने एग्जाम से पहले उस 1.5 डे का एक डेमो ले लिया था क्या? 1.5 डे वाली प्रैक्टिस करी, फिर उस टाइम पर पेपर दिया, ये ऐसा कुछ करा था? तो अधिकतर लोगों का जवाब होता है नहीं, 99% स्टूडेंट्स नहीं करते वो काम। और आप क्या करते हो अभी कि मैम लास्ट टाइम ग्रुप 1 दिया था और अभी हमने ग्रुप 2 देने का सोच रहे, क्योंकि ग्रुप 2 का स्कोर तो बहुत कम था, ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज तो 9% था, तो इस बार हम एक्सपेक्ट करें कि वो अच्छा आएगा पासिंग परसेंटेज, तो ग्रुप 1 रहने देते, ग्रुप 2 कर लेते हैं। मतलब आपको एक्चुअल में जो काम करना है ना, आप वो काम कर ही नहीं रहे हो, उसके अलावा आप सब चीजें भटक रहे हो, जो मेन अपना एम है उसके अलावा बाकी जितने भी काम होते हैं वो सारे काम आप कर रहे हो। पर अब एक्चुअल में हमको काम करना क्या है? देखो बहुत सिंपल, मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है और आपका ये जो स्कोर आया है, ये स्कोर डेफिनेटली 150 क्रॉस कर जाएगा। सबसे पहली चीज, जो भी ग्रुप के लिए आपने अपियर करा ना, एक तो आईसीआई को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। ऑफ कोर्स चांसेस लग रहे हैं कि ग्रुप 2 का अब अच्छा रिजल्ट आएगा, एएफएम का अच्छा पेपर देखने को मिलेगा इस बार। जैसे सीए इंटर में पहले टेक्स का पेपर टफ आ गया था, तो इस बार लॉ का भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऑफ कोर्स ये सब एक चांसेस है, कंफर्म तो कुछ नहीं ना। आईसीआई बिंग आईसीआई ये तो हम समझ ही गए। तो हमको क्या काम करना है, हमको अपनी सिचुएशन समझ लेनी है कि हमारी ये सिचुएशन, और हर बंदे की सिचुएशन में कुछ ना कुछ अलग है, हर बंदे की कैपेसिटी भी अलग है, तो किसी के लिए भी एक डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज आपको जो ये रूल बता रही हूँ, एक तरह से आप इसको प्रोटोकॉल समझ लो, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्या? अगर आपका स्कोर 100 135 की रेंज में है, इस बिटवीन है, तो आपको अपने ना तो रिसोर्सेस चेंज करना है, ना आपको अप्रोच चेंज करनी है, ना आपको फैकल्टीज चेंज करनी है, ना आपको अपना ग्रुप चेंज करना है, ना आपको अपने जो टारगेटेड सब्जेक्ट्स है वो भी चेंज नहीं करना है। तो आखिर चेंज करना क्या है? क्योंकि कुछ चेंज करेंगे तभी तो रिजल्ट चेंज होगा। तो आपको अपने नंबर ऑफ रिविजन्स को इंक्रीज करना है, सबसे पहली बात। उसके बाद सेकंड बात, डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस में कमी है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी नहीं होती ना, अगर आपके कंसेप्ट में कमी होती, तो आपके इतने मार्क्स भी नहीं आते हैं। अभी जो 15 20 या 25 मार्क्स के डिफरेंस से रहे हो ना एग्रीगेट में, तो ये डिफरेंस सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से आता है। ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते ना, तो आपका 20-25 मार्क्स या 30 मार्क्स का राउंड आपको पेपर में दिखता है, आपका एग्रीगेट 100 से नीचे होता, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन रहता है कि आपको लेक्चर्स लेने की जरूरत है, आपको इन सब काम करने की जरूरत है। तो आप अभी अगर आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिए, कोई बूस्टर बैच लिए, तो हमारे रिविजन्स जो है वो हो जाएंगे, हमारे एक बार कंसेप्ट जो हम गो थ्रू कर लेंगे, तो आपने एकदम गलत काम कर लिया है, क्योंकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको प्रैक्टिस की, आपको खुद को टाइम देने की जरूरत है, तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और आप कुछ और काम कर रहे हो। तो आइडेंटिफाई करना कि क्या एक्चुअल में सही है, क्या गलत है हमारे हिसाब से, क्योंकि जनरलाइज लोग बोलते हैं कि अगर नंबर कम आए तो ये बैचेस ले लो, वो जनरलाइज्ड बात है, पर आप समझो ना कि आपकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप एक्शंस लो। सेकेंड चीज, आपने लास्ट टाइम कितने टेस्ट दिए थे, आप ईमानदारी से बता देना, और आईसीआई का मॉक टेस्ट का कुछ लेवल नहीं है,
तो वो तो आप सिर्फ ऐसे दे रहे हो, उससे आप अपने आप को इवेल्युएट ही नहीं कर सकते हो। तो क्या आपने प्रॉपर टेस्ट लिखे थे? क्या आपने रिटन प्रैक्टिस करी थी? तो अभी आपको किस चीज की जरूरत है? रिटन प्रैक्टिस करने की। तो एक बेस्ट सजेशन अगर मैं आपको दे सकूं तो वो ये रहेगा, आप अपना एक 70% का सिलेबस टारगेट करो हर सब्जेक्ट में। अभी 70% सिलेबस कौन सा होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। और आप अभी टेस्ट दो बस, और बस आप टेस्ट लिखो और कुछ भी नहीं आपको करना है। आपको रिविजन्स करने हैं, आपको टेस्ट लिखना है। और एक और बात ध्यान रखना, अपना स्केड्यूल इतना टाइट मत फिक्स कर लो कि टेस्ट लिखने के बाद जो आपको मार्क्स दिखे या आपको पता चले कि ये आपका इंप्रूवमेंट का एरिया है, आप उस पर वर्क ही ना कर पाओ, ये काम मत करना। तो हर सब्जेक्ट में जो मेजर 70% लाइक आप क्यूमुलेटिव टेस्ट लो, बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की। तो अगर आपका ये स्कोर है 100 to 135, स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, तो आपको क्यूमुलेटिव टेस्ट लिखना चाहिए। क्यूमुलेटिव टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट जो मेजर लाइक इंपॉर्टेंट 30% सिलेबस है, सबसे पहले उतना प्रिपेयर करो, फिर उसका टेस्ट लिखो। उसके बाद में फिर उसका एडिशनल जो नेक्स्ट टेस्ट रहता है वो 70% सिलेबस का रहता है। तो फिर वो जो बी प्रायोरिटी का टेस्ट है, पहले उसका सिलेबस का प्रिपेयर करो और वो 70% का टेस्ट लिखो। अब वो 70% जो सिलेबस है उसमें 30% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और हर अटेम्प्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो May 26 के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं आपको बता दूंगी, आप उतना करो। और आपको भले ही आपने किसी और टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रखा हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं करा है तो आप स्पेसिफिकली वो टेस्ट सीरीज ले लो, 70% तक का टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद का जो रिमेनिंग 30% है उसके लिए बस ऐसा है कि उसको ऊपर ऊपर से देखो, उसके लिए प्रिपेयर करो, 100 मार्क्स का पेपर लिख दो। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो 30% वाला टेस्ट है और जो 70% वाला टेस्ट है, ये दोनों ही टेस्ट आपको 100 मार्क्स के मिलेंगे विद एमसीक्यूज। तो जो हमको पेपर में दिक्कत आती है ना, क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर पता ही नहीं चल रहा है कि एमसीक्यूज कब अटेम्प्ट करना है, कैसे मैनेज करना है पेपर को, तो वो सब चीजें भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतने इतने टेस्ट लिख दो ना कि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम टेस्ट लिखते हैं ना तो एक प्रेशर आता है। हम कोई नॉर्मल तरीके से रिवीजन कर रहे हैं ना, हम उसको अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको टेस्ट लिखना, तो वो एक ह्यूमन नेचर, एक माइंडसेट है। तो आपको डेफिनेटली ये काम करना है, फिर आपका इंप्रूवमेंट 100% हो जाएगा। तो कोई रिसोर्सेस, कोई अप्रोच, कोई फैकल्टीज, कोई बैचेस के लिए एनरोल मत करो नए, जो है क्योंकि टाइम कम है, जो है उसी से पढ़ो, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ और बस टेस्ट लिखो। अगर कोई बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है टेलीग्राम पर, अगर आपका उतना बजट नहीं तो आप भले वो लिखो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से टाइम दो, क्योंकि आपका सिलेबस आपका टाइम मांगता है। अपने कंफर्ट जोन में मत रहो कि ठीक है यार बैठ रहे हैं, रिविजन वीडियोस लगा ली, लेक्चर्स लगा ली और देख रहे हैं। ये आपका कंफर्ट जोन है, इससे बाहर निकलने का आप ट्राई करो थोड़ा। सो सीए इंटर के लिए और सीए फाइनल के लिए दोनों के लिए मई में कौन सा सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाइज, तो उसके हिसाब से आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। सबसे मेन बात कि सारे ही टेस्ट 100 मार्क्स के होंगे। भले ही 30% सिलेबस का भी दे रहे हो तो भी वो 30 मार्क्स का नहीं होगा, पूरा 100 मार्क्स का होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। सेकंड, इसकी बात अच्छी है कि आपको डिटेल हर आंसर पे, मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगी जनरल रिव्यूज, आपको उस पर क्या मिलेगा, डिटेल्ड रिव्यू मिलेगा कि क्या एक्चुअल में गलत हुआ और आपको क्या एक्चुअल में काम करना है। तो उसके लिए आप एकदम सिक्योर रह सकते हो। नेक्स्ट चीज कि अभी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो वो सपोर्ट भी आपको मिलेगा और पेपर आपको काफी जल्दी चेक होकर मिल जाएंगे। तो उन सबके लिए आप एकदम बेफिक्र रहो। और मेरी एक और बात ध्यान रखना कि जो भी स्टूडेंट्स है सोच रहे हैं ना कि हम कवरेज कम करके गए थे इसलिए हमारे कम मार्क्स आए, नहीं, ये रीजन नहीं है। आपको प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीए का कोर्स इतना बड़ा है कि भले वो सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है ना, आप सब चीजों को टाइम दे ही नहीं पाओगे। तो प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में क्यूमुलेटिव टेस्ट आपके लिए काम में आता है। क्योंकि यहाँ पर 30% सिलेबस का अगर आप देखोगे तो लास्ट तक 3 बार रिविजन हो गया ना, 70% सिलेबस का भी 2 बार रिविजन हो गया। तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि किस अटेम्प्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन एक बात बस जो नहीं करनी है कि जब भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए जाए तो उसमें आप फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना बंद कर दो। अपन एक ब्रॉड कैटेगरी पे कर रहे हैं ना एनालिसिस, पर अगर आप सोचोगे कि मैं एकदम सिलेक्टिव करके चल जाऊं तो फिर वो गलत काम हो जाएगा। तो जितना मैं आपको बता रही हूँ आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो, फिर आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स में चेंज मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा अपने को किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, कोई जनरलाइज्ड काम नहीं करना है। और अगर आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाना है कि आपको क्या करना है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपकी डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप मेंटोरशिप के लिए भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।